नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर। दोस्तों, आप सभी को पता है हम MPPSC 2026 को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति और इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास कंप्लीट कर लिया था और हम मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास की बात कर रहे थे। प्राचीन इतिहास में भी हमने अभी तक मध्य प्रदेश के पाषाणकालीन स्थल के बारे में जाना, जनपद काल के बारे में जाना, गुप्त काल के बारे में जाना, साथ साथ मौर्य काल के बारे में जाना। ऐसे करते हुए हमने बहुत सारे प्राचीन राजवंशों को निपटाया था। कल के लेक्चर में हमने आप सभी को पता है ओलिकर राजवंश की बात करी थी और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कलचुरी राजवंश के बारे में। कलचुरी राजवंश ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसने मध्य प्रदेश के दो भागों में, एक तो महिष्मती में और साथ साथ त्रिपुरी, जिसे आज की डेट में हम जबलपुर कहते हैं, इन दो स्थानों पर शासन किया है। तो हम जानेंगे इसके प्रमुख राजा कौन कौन से हैं, उन सभी को बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है MPPSC प्रीलिम्स का हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, साथ में हम मेंस में भी है जिसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, जिसमें से कलचुरी एक प्रमुख राजवंश है। देखिए, कलचुरी राजवंश की हम बात करते हैं तो कलचुरी राजवंश की बहुत सारी शाखाएं हुई। लगभग 7 शाखाएं कलचुरी राजवंश की हुई, जिसने भारत के अलग अलग हिस्सों में शासन किया। जैसे कि एक थी महिष्मती शाखा, जिसने मध्य प्रदेश के निमाड़ वाले क्षेत्र पर शासन किया था। विदर्भ शाखा, फिर कालिंजर शाखा, त्रिपुरी शाखा। त्रिपुरी शाखा ने मध्य प्रदेश के जबलपुर वाले हिस्से में शासन किया था। उसके बाद सरयू पार शाखा, दक्षिण कौशल शाखा और कर्नाटक शाखा। ये 7 शाखाओं ने भारत के ऊपर शासन किया, जिसमें से हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में हम प्रमुख रूप से 2 शाखाएं, एक तो महिष्मती शाखा और एक हमारी त्रिपुरी शाखा के बारे में इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम महिष्मत के कलचुरी की बात करते हैं। तो देखिए, महिष्मत जो आज की डेट में महेश्वर है, उसे पहले महिष्मत के नाम से जाना जाता था। आप सभी को पता है राजा महिष्मती द्वारा महिष्मत शहर को बसाया गया था। फिर आधुनिक रूप से महेश्वर को जो बसाया गया है, वह हमारी किसके द्वारा, होलकर वंश की एक रानी थी, रानी अहिल्याबाई। रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा आधुनिक रूप से महेश्वर को बसाया गया था। वहाँ पर उन्होंने मंदिर बनवाए, साथ साथ में किले का निर्माण कराया। उन सभी का निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया। तो देखिए, महिष्मती के कलचुरी की बात करते हैं तो इनका मूल स्थान था महिष्मती, जिसे आज की डेट में हम महेश्वर कहते हैं। ठीक है, इनका मूल स्थान कच्छल से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। महिष्मती के कलचुरी वंश की बात कहते हैं तो देखिए, महिष्मती के कलचुरी वंश के शासक स्वयं को चंद्रवंशी और हेय वंश के वंशज मानते हैं। ये चंद्रवंशी और हेय वंश की कहानी मैं आपको बताऊंगा किसी दिन, जो भारत मध्य प्रदेश के लोगों में चलती है कि कैसे चंद्रवंशी राजा हमारे यहाँ शासन करा, हेय राजाओं ने शासन किया। उनका वंशज कलचुरी राजा अपने आप को बताते हैं। इसके शासक हुए कृष्णराज, शंकरगण, बुद्धराज, कृष्णराज। सबसे पहले हम बात करेंगे कृष्णराज की, और कृष्ण राज्य के समय ही महिष्मती वाले क्षेत्र में जो कलचुरी राजवंश था उसका उदय हुआ था। लगभग वो शताब्दी थी 6वीं शताब्दी। ठीक है, तो महिष्मत के जो कलचुरी वंश के संस्थापक थे उनका नाम था कृष्णराज प्रथम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में MPPSC मेंस में भी आया, प्रीलिम्स में भी आया है कि महिष्मत के कलचुरी राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो उनका नाम था कृष्णराज प्रथम। कृष्णराज प्रथम ने जैसे ही राजा बने अपना साम्राज्य का विस्तार करना स्टार्ट किया और मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात और महाराष्ट्र तक अपना राज्य का क्या किया, इन्होंने विस्तार किया। फिर देखिए, कृष्णराज प्रथम थे, उनके शासनकाल में एक बार विजय यात्रा का आयोजन भी किया गया था। किसका? विजय यात्रा का आयोजन भी किया गया था। साथ साथ कृष्णराज प्रथम ने अपने शासनकाल के दौरान रजत, जिसे चांदी बोलते हैं, तांबा और सीसा के सिक्के चलवाए थे। फिर देखिए, कृष्णराज प्रथम के बाद अगले शासक शंकरगण बनते हैं, जो कि उनके संबंधी थे।
उनका कोई इतना विस्तार हमें, उनके वर्णन हमें इतना मिलता नहीं है। उसके बाद अगले शासक बने बुद्धराज, और बुद्धराज जो थे शंकर गण के बाद कलचुरी के शासक बने। ठीक है, फिर देखिए बुद्धराज का जो युद्ध हुआ था, बादामी के जो चालुक्य वंश आपने पढ़ा होगा, उसके एक शासक थे मंगलेश। मंगलेश से उनका युद्ध हुआ था, जिसमें बुद्धराज क्या हुए थे, पराजित हुए थे। और इसके साथ ही बुद्धराज जो थे वो क्या होते हैं, हार जाते हैं। तो मंगलेश क्या करता है, मंगलेश जो महिष्मती वाला क्षेत्र था वह अपने अंडर में ले लेता है, यानी अपने साम्राज्य को कहाँ तक फैला लेता है, महिष्मती तक फैला लेता है। बुद्धराज के साथ ही महिष्मती के कलचुरी वंश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यही आखिरी शासक थे। बुद्धराज ने अपने शासनकाल के दौरान तांबे, कांसे के विष्णु कुंडी प्रकार के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा कि महिष्मत के जो कलचुरी राजवंश थे उसके संस्थापक कौन थे, तो कृष्णराज प्रथम आपको बता के आना है। फिर शंकरगण उसके एक शासक हुए और बुद्धराज उसके शासक हुए। फिर देखिए शंकरगण के दो पुत्र हुए, एक हुए बालहर्ष और दूसरे हुए युवराज देव प्रथम। युवराज देव प्रथम के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने हाथियों ने गोंडों का दमन किया था। मतलब ऐसा कहते हैं कि जब युवराज देव थे इनके पास बहुत सारे हाथी थे, और उन हाथियों ने क्या किया था, जो गोंड राजा थे उनका दमन किया था। साथ में उन्होंने दक्षिण के राजाओं और गुर्जर पर विजय प्राप्त की। जानकारी कहाँ से मिलती है, तो बांधवगढ़ से एक अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है, वहाँ से हमें देखने को मिलती है। किसने लिखा था, तो राजशेखर ने लिखा था। और इस राजशेखर द्वारा इस अभिलेख में बताया गया कि युवराज देव को केयूर वर्ष यानी कपूर वर्ष की क्या दी थी, उपलब्धि प्रदान की गई थी। MPPSC ने पूछा हुआ है केयूर वर्ष या कर्पूर वर्ष किसकी उपाधि थी, तो युवराज देव की उपाधि थी। युवराज देव प्रथम ने मगध, मालवा, पांचाल, अवंती, जालंधर एवं केरल की राजकन्याओं से विवाह किया था, और विवाह के साथ ही इन्होंने अपना साम्राज्य दूर दूर तक फैलाया था। फिर उसके बाद शासक बनते हैं लक्ष्मण देव द्वितीय। देखिए इन्हें आखिरी शासक बोला जाता है बुद्धराज को, कि भैया अंतिम शासक थे, परंतु उसके बाद कलचुरी की जो शाखाएं थी एक दो चलती रहती हैं। उसके बाद बनते हैं युवराज देव, फिर लक्ष्मण देव द्वितीय। लक्ष्मण देव द्वितीय के बारे में कहा जाता है युवराज प्रथम एवं रानी नोहला का पुत्र था। किसका पुत्र था लक्ष्मण देव द्वितीय? युवराज राज और रानी नोहला का यह पुत्र था। इसने बंग यानी बांग्लादेश, पांड यानी दक्षिण तमिलनाडु, लाट यानी गुजरात, गुर्जर यानी कन्नौज और कश्मीर के राजाओं को पराजित किया था। लक्ष्मण देव विदिशा ने उड़ीसा के राजा कालिया नाग की सोने से रत्न जड़ित मूर्ति प्राप्त कर सोमेश्वर सोमनाथ मंदिर में क्या की थी, भेंट की थी। उड़ीसा के एक राजा थे कालिया नाग, उनसे इन्होंने सोने से जड़ित एक सोने की रत्न जड़ित मूर्ति प्राप्त की और उसे गुजरात के मंदिर में क्या किया था, भेंट किया था। फिर देखिए लक्ष्मण राज द्वितीय की संतानें हुई शंकरगढ़ तृतीय, युवराज देव तृतीय और इनकी एक पुत्री थी बोंथा देवी। युवराज देव द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि इनके शासनकाल में कलचुरियों की शक्ति का ह्रास हुआ और परमार शासक बागपति मुंज ने युवराज देव द्वितीय को पराजित किया था। ठीक है, फिर देखिए अगला है कोक्कल द्वितीय। इसके शासनकाल में त्रिपुरी में कलचुरियों ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। किसके में? कोक्कल द्वितीय के टाइम में। अब आगे हम त्रिपुरी के कलचुरियों के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको MPPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों आप सभी को पता है हमारे यहाँ की जो टेस्ट सीरीज है वहाँ अभी जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं उनके द्वारा ली गई थी, और अब आने वाले जो बंदे 6 से 7 इंटरव्यू दे रखे हैं लगातार हमारे पास वो आ रहा है कि सर हमें आपकी टेस्ट सीरीज खरीदना है। तो जो हमारी पुरानी टेस्ट सीरीज को देखते हुए ये सब लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ऑथेंटिक डाटा है, साथ साथ इसमें हम ही मेहनत करते हैं। सर करते हैं, DC सर मेरे द्वारा की जाती है, पाल सर की हम मदद लेते हैं। हमारे जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं, जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, शिक्षक हैं, वह सभी हमारी इसमें मदद करते हैं। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर को डाउनलोड कर लीजिए, या दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर पूछ सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको कितने टेस्ट मिल रहे हैं, इसमें आपको मिल रहे हैं 75 टेस्ट, और 75 में से जो 50 टेस्ट है वह यूनिट वाइज हैं और 25 टेस्ट आपको FLT के रूप में मिलेंगे।
साथ साथ आपको PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। अभी हम एक नया शेड्यूल भी जारी कर सकते हैं, परंतु अभी कोई जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जब तक आपको प्रैक्टिस करना है तो इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, नया शेड्यूल में ऐसा नहीं कि नई टेस्ट सीरीज बना देंगे, टेस्ट सीरीज यही रहने वाली है। शेड्यूल एक नया बना सकते हैं कि भैया बच्चे क्या करें और सीरियस होकर टेस्ट देना चालू कर दें, बाकी टेस्ट वहीं रखे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मेरा यही मानना है आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकलना बहुत मुश्किल है। अब त्रिपुर के कलचुरी वंश की बात करते हैं तो देखिए, त्रिपुरी जिसका पुराना नाम तेवर था और आज की डेट में हम उसे जबलपुर बोलते हैं। ठीक है, बापराज देव नामक एक व्यक्ति हुए, इनके द्वारा त्रिपुरा में कलचुरी राजवंश की स्थापना की जाती है और इन्हें ही प्रथम आदि पुरुष माना जाता है। किसका? त्रिपुरी के कलचुरी वंश का। इसकी जानकारी हमें सागर शिलालेख से प्राप्त होती है। सागर, जबलपुर, बुंदेलखंड और बघेलखंड का कुछ क्षेत्र को हम क्या करते हैं? सागर बोलते हैं, और वहीं के आइट साइड का क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। फिर देखिए, शंकरगण प्रथम, बापराज देव की मृत्यु के बाद उनका वंशज शंकरगण प्रथम कलचुरी वंश का उत्तराधिकारी बना। इसकी जानकारी हमें देवरी, जो सागर में देवरी पड़ता है, वहाँ से एक शिलालेख प्राप्त हुआ, वहाँ पर देखने को मिलती है। फिर लक्ष्मण राज प्रथम राजा बने। शंकरगण प्रथम के बाद लक्ष्मण राज प्रथम राजा बने, जो कि कलचुरी के उत्तराधिकारी थे। इसकी जानकारी हमें कारी तलाई का एक अभिलेख मिला है, जो मुडवारा कटनी के समीप मिला है, उस अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। फिर उसके बाद बनते हैं कोक्कल प्रथम, और कोक्कल प्रथम को त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और MPPSC ने यही प्रश्न पूछा था। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ अलग अलग है कि आदि पुरुष अलग है बापराज देव, और कोक्कल प्रथम जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो अलग है। कोक्कल प्रथम का विवाह चंदेल वंश की राजकुमारी नट्टा देवी के साथ होता है। किसके साथ होता है? नट्टा देवी के साथ होता है। कोक्कल देव प्रथम के 18 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा था मुंग तुंग था, जो 890 में शंकरगण द्वितीय की उपाधि धारण कर अगला शासक बनता है। ठीक है, शंकरगण के बाद उनका उत्तराधिकारी गांगेयदेव बनते हैं। त्रिपुरी के कलचुरी शासक के कोक्कल द्वितीय की सन 1015 में मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी पुत्र कौन बनते हैं? गांगेयदेव बनते हैं। गांगेयदेव भैया बहुत प्रतापी और महत्वाकांक्षी शासक था। इसने प्रारंभिक शासन काल में मालवा के राजा भोज परमार तथा चोल शासक राजेंद्र के साथ संग बनाकर चालुक्य नरेश जयसिंह द्वितीय पर आक्रमण किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे क्या नहीं मिली थी? सफलता नहीं मिली थी। 1041 में राजा भोज से पराजित हुआ। राजा भोज ने इस पर आक्रमण किया गांगेयदेव पर, जिसमें किसकी हार हुई? तो उसमें हार हुई मेनली गांगेयदेव की। परंतु दक्षिण भारत में अनेक विजय इसने प्राप्त की। महोबा से प्राप्त चंदेल अभिलेख में गांगेयदेव को विश्वजीत कहा गया है। क्या कहा गया है? विश्वजीत कहा गया है। तुर्की आक्रमणकारी महमूद गजनबी के साथ आए अरब यात्री अलबरू ने गांगेयदेव को डहाल के नरेश के रूप में उल्लेख किया है, जिसकी राजधानी त्योरी तेवर थी। ठीक है, तो ये MPPSC ने पूछा था कि निम्न में से कौन सा यात्री कलचुरी या त्रिपुरी पहुंचा था? तो उसका नाम था अलबरूनी, आपको याद रखना है। फिर आगे शासक बनते हैं कर्णदेव। गांगेयदेव की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र लक्ष्मीकर्ण, जिसे कर्णदेव के भी नाम से जाना जाता था, वह क्या बनता है? शासक बनता है। वह योग्य पिता का योग्य पुत्र था। उसने कलचुरी साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक बना कर्णदेव। कर्णदेव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसने लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार किया। एक रीवा में प्रशस्ति लेख मिलता है, जिसमें मगध के पाल शासक महिपाल पर आक्रमण कर उसे अधीन किया था इन्होंने, और उस समय इसकी सेना ने कई बौद्ध विहार नष्ट किए, जिसमें भयभीत होकर बुद्ध भिक्षु तिब्बत चले गए थे। लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव ने अपने राजत्व काल में प्रथम 7 वर्ष में भारत के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण राजाओं को पराजित किया। पूर्व में कर्णदेव ने बांग्लादेश के चंद्रवंशी राजा गोविंद चंद्र को और उसके उत्तराधिकारी को पराजित किया था। वो अपने अधीन वज्र वर्मा को सौंप दिया और अपने पुत्र जात वर्मा के साथ अपने पुत्री वीर का विवाह किया। दक्षिण में कुंतल, जिसे कर्नाटक कहते हैं, चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम पर विजय प्राप्त की। दक्षिण में ही उसने चोल शासक राजाधिराज प्रथम और पल्लव शासकों पर विजय प्राप्त की थी। कर्णदेव ने पश्चिम में चालुक्य शासकों को पराजित कर विजय प्राप्त की। मालवा के शासक भोज परमार के हाथों कर्णदेव के पिता गांगेयदेव की हार का सामना करना पड़ा था।
कर्णदेव क्या करते हैं, अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए राजा भोज पर आक्रमण करते हैं, जिसमें राजा भोज को क्या कर देते हैं, वह पराजित कर देते हैं। फिर देखिए गुजरात के चालुक्य शासक भीम प्रथम और लाट, जो कि गुजरात में ही आता है, कि वहाँ के एक शासक थे सोमेश्वर द्वितीय के साथ त्रिकूट संघ बनाकर मालवा के राजा भोज पर आक्रमण करता है और पराजित किया। बाद में राजा भोज ने कर्णदेव को घोड़े, हाथी और स्वर्ण मंडपिका देकर संधि कर ली थी। उपरोक्त विजय उपलब्धियों के कारण कलचुरी शासक का जो सर्वश्रेष्ठ शासक था वो कर्णदेव था और इन्हें भारत का हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। भारत में क्या कहा जाता है, हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। प्रबोध चंद्रोदय नाटक है, उसमें रुद्र और प्रहलाद कहा गया है। इसमें परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी किसने, कर्णदेव ने। इसका भैया साहित्य प्रेमी भी था। इसने वाराणसी में कर्णभैरव नाम का शिवालय, प्रयाग में कर्ण तीर्थ घाट, राजधानी तिरुपुर में त्रिपुर सुंदर मंदिर, सोहागपुर शहडोल में ब्राटेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। इसकी राज्यसभा में कश्मीरी कवि बिल्हण, गंगाधर, नचिराज, कर्पूर, विद्यापति को आश्रय प्राप्त था। सन 1072 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये बात आपको याद रखना है। उनके बाद गया कर्ण एक शासक आते हैं, वो इतने शक्तिशाली नहीं रहते हैं, परंतु ये सबसे अच्छा काम कराते हैं कि जबलपुर में 64 योगिनी का मंदिर का निर्माण कराते हैं। आज के इस लेक्चर में आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में कितने स्थानों पर 64 योगिनी मंदिर स्थित हैं। फिर देखिए कलचुरी वंश का अंतिम शासक बनते हैं त्रिलोकमल, जिसे विजय सिंह द्वितीय भी कहा जाता है, जिसे महोबा के चंदेल शासक त्रिलोक बर्मन ने पराजित कर कलचुरी राज्य का विजय किसमें कर लेते हैं, चंदेल राज्य में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने बात करी मध्य प्रदेश के कलचुरी राजाओं की, जिसमें हम महिष्मत और कहाँ के, त्रिपुरी के कलचुर के बारे में हमने पढ़ा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों में 64 योगिनी मंदिर स्थित है। कभी ये लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।